सभी दर्शकों का स्वागत है आज इस नए कार्यक्रम में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय हिंद। मेरे साथ राजस्थान से अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय दशरथ हिंगोनिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निखिल जी। मैंने इनसे अनुरोध किया क्योंकि मैंने इन्हीं की पार्टी के पाली के जो जिला अध्यक्ष हैं मोंगला राम गमेती जी, उनसे बात करी और काफी सारे ऐसे विषय आए कि भारत के अंदर जो जनजातीय समुदाय है, अनुसूचित जनजातीय अनुसूचित जनजाति जो आती है, जिसे हम शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, मूल निवासी कहते हैं, उनकी समस्याओं पर मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक आपकी पार्टी ने कोई बिल, कोई डॉक्यूमेंट, कोई योजना तैयार करी है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जितने भी जनजातीय क्षेत्र है वहां पर एक तरह से पूंजीवादियों का अतिक्रमण हो रहा है, उनके जंगल पर, उनकी जमीनों पर, उनकी सभ्यताओं पर। वे आते हैं दिल्ली जैसे शहरों में, मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, चले जाते हैं, उसका बाद में उनको दिहाड़ी मजदूरी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। यानी पूरा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वो खड़ा करते हैं। देश के अंदर जो मार्बल चाहिए, देश में बिजली के लिए कोयला चाहिए, सब उनके क्षेत्रों से जाके एक डॉक्यूमेंट हमने बना दिया, संविधान, एक डॉक्यूमेंट हमने बना दिया, कोई कानून, और जाके हम कब्जा करके निकाल लेते हैं। उनकी हालत गरीब की गरीब बनी हुई है। गोरे लोग, वाइट पीपल, जब गए अमेरिका और अमेरिका के मूल निवासी क्षेत्रों से जब उन्होंने तेल निकाला, तो उस तेल का उन्होंने उनको कम से कम भी इतना दिया कि उस क्षेत्र के जो मूल निवासी अमेरिकी लोग थे वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में आ गए। लेकिन भारत का जो शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासी है, जो मूल निवासी है, सबसे पुराना जो भारत का मूल निवासी है, आज वो भारत में सबसे गरीब है। आज उसको पता नहीं कब उसके जंगल छिन जाए, कब उसकी जमीन छिन जाए। उसके यहाँ से मार्बल निकाला जा रहा है, कोयला निकाला जा रहा है, खनिज निकाले जा रहे हैं। खनिजों के ऊपर आज यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहे हैं। ये तो बेचारा युद्ध करने की स्थिति में भी नहीं है, इस पे तो कोई बाहरी आक्रमण भी नहीं है। ये तो अपनों के खिलाफ क्या युद्ध करे? क्या सोचा आपकी पार्टी ने इनके बारे में, बताइए। निखिल जी, आपने बहुत सारे सवाल हैं पूछ लिए हैं। मैं वन बाय वन जो है उनके एक एक के सभी जवाब देता हूँ। एक तो पार्टी ने अब तक उनके लिए क्या किया है, और एक्चुअल में संविधान में क्या प्रोविजन है, और संविधान में जो प्रोविजन है उनके आधार पर क्या क्या लॉ बने हैं और क्या क्या और आगे होना चाहिए। इनके ऊपर मैं अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब की तरफ से जो किए गए प्रयास हैं, वो उनकी बातें हैं, वो आप लोगों के सामने है आज। जो है इस अपने इस ब्रॉड इंटरव्यू के माध्यम से मैं रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, संविधान में पांचवी और छठी अनुसूची है, वो आदिवासियों के लिए, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रोविजंस हैं वो करती हैं। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो आदिवासी, यहाँ का जो मूल निवासी है, उसको जो सुविधाएं वाकई में मिलनी चाहिए थी और जो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में जो प्रोविजंस जो किए गए थे उनको लागू करना चाहिए था, वो एक्चुअल में प्रॉपर रूप में लागू हुए ही नहीं। और कुछ प्रयास जो है वो 1996 में जैसे पैसा लो आया, और इस पैसा लो में ये प्रोविजन था कि जहां पर जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहां पर जो पंचायती राज संस्थाओं की जो ग्राम सभाएं या जो ग्राम पंचायतें हैं वो नहीं, बल्कि जो है पेसा लो और जो शेड्यूल, ये जो फिफ्थ और जो सिक्स शेड्यूल है उसके अनुसार जो है वहां की जो ग्राम सभाएं हैं वो गठित होनी चाहिए, और उसमें कुछ कुछ जो राइट्स हैं वो उनको दिए गए। हालांकि पेसा लो में बहुत सारे जो है उसमें लूप होल्स हैं, और उसी का फायदा उठाकर ये पूंजीपतियों को और जो कारपोरेट घराने हैं उनको फायदा वो पहुंचाया जा रहा है। एक्चुअली ग्राम सभाओं को जो है वो फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत बहुत अधिकार हैं वो दिए गए हैं,
और पेसा लो में यानी कि एक तरह से उनका थोड़ा सा एक्सटेंशन है वो किया गया, उसके द्वारा जो लो है वो बना है। आज जो शेड्यूल्ड एरिया, जैसे राजस्थान की हम बात करते हैं, हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, हम झारखंड की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, गुजरात का कुछ एरिया है, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया है, यदि इन एरियाज की हम बात करें, तो राजस्थान में जैसे जो दक्षिणी जो राजस्थान है, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो जिले हैं वो आते हैं। माफी चाहूंगा, क्या बीच में स्क्रीन गायब हो जाती है क्या? नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो हाँ, तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो दक्षिण राजस्थान के, जैसे मैंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर का मैंने नाम लिया, जो जो उदयपुर संभाग था, अब डूंगरपुर और उदयपुर संभाग आ गया। तो अब इस एरिया में 70% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल्स की है, लेकिन उनके लिए फिक्स रिजर्वेशन कर दिया 45% जो है, इससे ज्यादा यानी कि एक तरह से उनको मिलेगा नहीं। तो ये यानी वो एक्स्ट्रा उनका जो जनसंख्या के अनुपात में भी उनको प्रतिनिधित्व मिलता है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। और वास्तविकता तो यह है कि जो अनुच्छेद 243 का कुछ पैरा है, एक सब टाइटल है, उसके अंतर्गत जो कुछ विशेष प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजन है वो लागू होने चाहिए, जो अभी तक यानी कि एक तरह से लागू नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ग्राम सभाओं को, मैं अधिकारों की बात कर रहा था कि जब तक ग्राम सभाएं किसी उस एरिया में कोई फैक्ट्री लगेगी या नहीं लगेगी, उनकी जमीन को किसी कारपोरेट को देना है कि नहीं देना है, इसका निर्णय ना तो कोई राजस्थान सरकार कर सकती है, यानी ना तो राज्य सरकार कर सकती है, ना ही केंद्र सरकार कर सकती है, ना ही कलेक्टर कर सकता है, ना ही जो है कोई पंच, सरपंच, पंच प्रधान या जो है जिला प्रमुख वगैरह है वो ये कर सकते हैं। इसका पूरा का पूरा जो अधिकार है वो संविधान के अनुसार जो है वो आदिवासी हैं उनको जो है वो दिया गया है। और आदिवासी जो है वो चाहें तो उसमें यानी कि एक तरह से अपनी कंडीशन लगा सकते हैं, और कंडीशन लगाकर ये तय कर सकते हैं कि भैया आपको इन टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है ये हम आपको लीज देने का प्रोविजन करते हैं। और यदि उनको ये लगता है कि नहीं हमें नहीं देना है, तो वो नहीं भी देने के लिए यानी कि एक तरह से उन्हें देने के लिए उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। तो बहुत अच्छे जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, वो एक्चुअल में यानी कि एक तरह से जो है वो पेसालों में है। और फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जो बनाया गया संविधान है, उस संविधान में यानी कि एक तरह से ऑलरेडी प्रोविजन। तो एक तो ये प्रोविजन लागू होने चाहिए, इसके लिए हमने जो है चार्टर बनाया। और वो जो चार्टर है वो हमने राष्ट्रपति को भी भेजा, हमने प्रधानमंत्री को भी भेजा, और प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री जो राज्यपाल है उनको भी भेजा। क्योंकि शेड्यूल्ड एरियाज की में जो है कुछ विशेष अधिकार है वो राज्यपालों को है वो दिए गए हैं। लेकिन यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो यानी कि एक तरह से इस मामले में भी कोई खास कुछ कर नहीं रहे हैं। बस वो उनको पता ही नहीं है कि उनके जो आदिवासियों के जो राइट जो है प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए कुछ प्रोविजन है वो उनके पास में है। तो उन्होंने भी आज तक जो है वो किया भी नहीं। या फिर ये कहना चाहिए कि जो राज्यपाल बनते हैं भारत में या जो बनाए जाते हैं वो उस माइंडसेट के हैं जो कहीं ना कहीं पर यानी कि एक तरह से उनका जो नेगेटिव अप्रोच है वो ट्राइबल्स के प्रति, आदिवासियों के प्रति रहता है। तो इसलिए भी यानी कि एक तरह से उनके द्वारा कोई विशेष जो प्रयोजन है, उनके हितार्थ है, उनके द्वारा नहीं किया जाता। तो ये तो बात हो गई पेसालों की। इसके अलावा एक प्रोविजन है डीएमएफ का, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। यानी जितने भी जो माइनिंग खनन वगैरह होता है उसमें डीएफएम ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, डीएमएफ में ये जो पैसा है वो उसका एक रॉयल्टी के रूप में जाता है। और उस पैसे का जो यूज है उस क्षेत्र की, और विशेष रूप से जो आदिवासी जो एरिया है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, महिला बाल विकास और उनके कल्याण के लिए यानी कि एक तरह से जो है उस पैसे का खर्च होना चाहिए। आज डीएमएफ के पास में यानी कि एक तरह से एक्चुअल डेटा तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा फंड उनके पास में है, और वो कभी उनका सही प्रकार से उनको जो खर्च है वो करते ही नहीं है। और यदि करते भी हैं तो उनको डाइवर्ट करके इस प्रकार से दिखा दिया जाता है कि एक्चुअल में उसका जो फायदा जो आदिवासियों को मिलना चाहिए वो उनको मिल ही नहीं पाता है। तो ये भी यानी कि एक तरह से बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है। हालांकि डीएमएफ का प्रोविजन, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो प्रोविजन है वो किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यानी कि एक तरह से नहीं होता है। अब लेकिन ये हमने यानी कि एक तरह से इन बातों को हमने बिल में है वो शामिल किया। इसके साथ साथ में हमने ये भी जो है वो बिल में प्रोविजन किया है कि जो वन संपदा है,
क्योंकि आदिवासी जो है हजारों सालों में जो है वो वनों में रहता है, जंगलों में रहता है, और उसकी जो संपत्ति है, उस जो जो यानी कि एक तरह से वनों से जो प्रोडक्शन होता है, उसका पूरा जो मालिकाना हक है, वो संविधान के अनुसार भी ऐसा प्रोविजन है। और कुछ जो लूप होल्स हैं उनको दूर करके, और उसकी पूरी की पूरी जो मालिकियत है, या उनको जो मैनेज करने का यानी कि एक तरह से जो सिस्टम है, वो उनके पास में यानी कि एक तरह से है, उनको दिया जाना चाहिए। ये प्रोविजन भी हमने जो बिल है वो उसमें हमने किया है। तो और इसके साथ साथ में मैं आपको ये बताऊं निखिल जी, कि यदि टोटल वन संपदा का यदि हम आकलन करते हैं, पूरे भारत की वन संपदा का, ये मैं असेसमेंट कर रहा हूँ 2011 के आंकड़ों के हिसाब से, उसके बाद में तो आंकड़े जो है प्रॉपर जारी नहीं हुए, आप जानते हैं उनमें बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है। लेकिन उस समय के हिसाब से 1400 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, कि मैं मतलब बहुत कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं है सर, 1400 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, वो जो 1400 लाख की करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, वो जो है अ, वन संपदा के रूप में है। और उसमें से भी 70% से ज्यादा, यानी लगभग 1000 लाख करोड़ की जो वन संपदा है, उसके ऊपर हमारा आदिवासी जो है एरिया है, या जो बेल्ट है, वो आज भी बैठा हुआ है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि आदिवासियों को जो है ये अनपढ़ है, इनको कोई पता नहीं है, आज भी यानी कि एक तरह से जो है जिस एरिया में ये लोग विराजमान है, वो एरिया है वो वन संपदा से, वो मिनरल्स से, खनिज संपदाओं से वो भरपूर है। और जितना यानी 70% से ज्यादा, 1000 लाख करोड़ के लगभग, यानी जो प्रॉपर्टी है वो उस एरिया में जो है पूरे भारत में जो है वो विद्यमान है। अब यदि पेशा लॉ के अनुसार, या जो कारपोरेट घराने हैं, यदि उनको किसी भी प्रकार की कोई फैक्ट्री या कोई कुछ ऐसा कुछ लगाना है, तो ग्राम सभा के पास में इतने राइट हैं, वो ये ऐसा प्रोविजन कर सकती है कि जितने आप जो प्रॉफिट आप कमाते हो, उसका 20% जो शेयर है या 25% शेयर है, आपको आदिवासी को बनाना पड़ेगा। तो आप बताइए कि कम से कम 200 या 250 लाख करोड़ का जो मालिकाना हक है, वो हमारे आदिवासियों को जो है वो मिल सकता है, जो हमारे आदिवासी जो वर्ग है वो उनको मिल सकता है। तो अब ये बताइए कि हमारा आदिवासी गरीब कहाँ है? हमारा आदिवासी गरीब नहीं है। इस सिस्टम के द्वारा जो है उसको गरीब है वो बनाया जा रहा है। ये अपने आप में यानी कि एक तरह से ये इस देश की बहुत बड़ी विडंबना है निखिल। और आज यदि टाटा बिरला की हम बात करते हैं, अडानी अंबानी की बात करते हैं, दूसरे अन्य कारपोरेट घरानों की बात करते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि जो आपके जो बिल गेट्स और जो इलोन मस्क और ये जो जेफ बेजोस और इनकी बात हम करें, तो इनसे भी ज्यादा यदि कोई धनाढ्य व्यक्ति है, कोई धनी है, तो वो हमारा आदिवासी है। और आदिवासी बेल्ट में इतनी धन संपदा है कि उसका यानी कि एक तरह से जो यूज है, वो बहुत ही बेहतर तरीके से यानी कि एक तरह से जो है वो किया जा सकता है। तो ये सारे जो प्रोविजन है वो हमने बिल में किया है। और इसके लिए एक प्रॉपर यानी कि एक तरह से फंक्शनिंग पॉलिसी वो बनाई जानी चाहिए। और रियल में जो हमारे जो ट्राइबल जो स्टेट्स हैं, ट्राइबल जो टेरिटरीज हैं, और ट्राइबल जो हमारी जो पीपल्स हैं, उनके लिए बेहतर पॉलिसी और प्लान है, वो हमने बनाकर जो है वो भारत सरकार को हमने दिया है। पूरा का पूरा चार्टर बनाकर भी हमने दिया है, हमने बिल भी बनाकर दिया है, कि यदि इस पर वर्किंग की जाती है, तो निश्चित रूप से इस हमारी देश की दशा और हमारे जो ट्राइबल्स हैं उनकी दशा और दिशा में बहुत बड़ा जो परिवर्तन है वो आ सकता है। ये हमारी पार्टी के द्वारा किया गया है। और ये हमारी यानी कि एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, कि यही कारण है कि आज आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया को सबसे ज्यादा यदि कोई प्यार करता है, तो वो हमारा आदिवासी जो वर्ग है वो करता है। क्योंकि वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि अब तक जो प्रयास और दूसरे लोगों के द्वारा जिनके द्वारा भी किया गया, वो सतही तौर पर किया गया है, लेकिन जिस डेप्थ के साथ में यानी कि एक तरह से जो है वो मानकर साहब के द्वारा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, वैसा प्रयास किसी के द्वारा भी नहीं किया गया है। तो ये जो है हम गर्व से ये बात है वो हम कह सकते हैं निखिल जी। इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूंगा, कि आज यदि हम ये जो ट्राइबल जो एरिया और इनके विकास और डेवलपमेंट से संबंधित यदि हम बातों का यदि हम जिक्र भी करते हैं, तो ऐसे सारे जो प्रोविजंस हैं, ना तो कभी कांग्रेस ने यानी कि एक तरह से जो है वो लेकर आई,
ना बीजेपी पिछले 11 साल से सत्ता में, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भी जो बीजेपी है सत्ता में रह चुकी है। तो इनके द्वारा भी इस प्रकार के कोई प्रयास है वो नहीं किए गए हैं। हाँ, ये जरूर है कि आदिवासियों के जल जंगल और जमीन की जो उनका जो मालिकियत का जो हक है, उससे उनको बेदखल करने का प्रयास जो है, उनको नक्सलवाद के नाम पर या अर्बन नक्सलवाद के नाम पर, ये जो है उनको डाइवर्ट करने का जो है वो काम किया जाता है। निर्दोष आदिवासियों के जो है उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। सेना और पुलिस फोर्स के माध्यम से जो है उनको वहां से बेदखल है वो किया जाता है। और अपनी यानी कि एक तरह से जो मालिकियत है वहां से उनको हटाने का जिस प्रकार से, यानी कि एक तरह से मैं तो ये कहूंगा कि ये नरसंहार है, ये जिनोसाइड जो किया जा रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है लोग विरोध करते हैं। उस विरोध को जो है ये जो है नक्सलवाद के नाम पर जो है उन्हें जो है प्रताड़ित करते हैं। तो हालांकि मैं ये मानता हूं कि संवैधानिक दायरे में रहकर जो है अपना विरोध दर्ज करना चाहिए किसी भी रूप में। अम्बेडकर पार्टी है, पार्टी ऑफ इंडिया है, वो हिंसा का जो है समर्थन नहीं करती। लेकिन भारत सरकार को भी समझना चाहिए कि उनके हक और अधिकारों के ऊपर किसी प्रकार का कोई कुठाराघात है वो नहीं किया जाना चाहिए। निखिल जी। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जी। बार बार ये बात कही जाती है कि हमें हर काम संविधान के दायरे में करने हैं, हर काम संविधान के दायरे में करने हैं, हमें जो है ना हथियार नहीं उठाने। ये एक नए तरह का शगुफा छेड़ दिया गया है, क्योंकि अगर हम इतिहास को देखें, इतिहास में अंग्रेजों के आने से पहले जितने भी ट्राइबल हैं वो राजाओं की आर्मी के हिस्सा थे। इसका मतलब वो पूरे हथियार संपन्न थे। आधुनिक हथियार आज उनके पास नहीं है। आपने उनको हथियारों से वंचित कर दिया। अगर हम उस डेमोक्रेसी की बात करें जो डेमोक्रेसी हमने इंग्लैंड से या जो डेमोक्रेसी हमने अमेरिका से ली है, वो अमेरिका के अंदर जब संविधान स्थापित हुआ, जब डेमोक्रेसी आई, तो वो पूरा सिविल वॉर हुआ, गृह युद्ध हुआ। दोनों पक्षों के पास हथियार थे। हथियारों की ताकत के बाद हमने वो उन्होंने अमेरिका ने वो डेमोक्रेसी स्थापित करी। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के अंदर भी अगर राजा सशक्त था तो सामंत भी मजबूत थे और लोगों के पास भी हथियार थे। जिन देशों से हमने डेमोक्रेसी ली है उन देशों में लोगों के पास हथियार है। हथियारों से समानता और बराबरी आती है। हमारे यहाँ पे हम ये कह देते हैं, एक तरफ तो ऐसे कागज बना दिए और ऐसा कर देते हैं कि भैया आप जो है ना कोई हथियार नहीं उठा सकते। ये तो ऐतिहासिक रूप से आपने वंचित कर दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि हथियार आप उठा नहीं सकते, हम वहां पे घुस जाएंगे, हम हर चीज आपके एरिया से ले लेंगे, उन एरिया पे जिन पे आपका बरसों से राज था, और हम आपको कुछ देंगे भी नहीं। आप जाओ, हमारी मेट्रो बनाओ, हमारे पुल बनाओ, हमारे मकान बनाओ, लेबर बनो वहां पर। ये तो एक बड़ी अजीब सी चीज है। ये अननेचुरल है। इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते, इसे हम संवैधानिक नहीं है। ये अननेचुरल टू द ह्यूमन हिस्ट्री, अननेचुरल टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन है। ये तो ऐसा हो गया कि मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ और हाथ से तलवार भी आपके ना दूंगा और उल्टा आपके दोनों हाथ भी काट दूं। अब कहता हूं कि आपको अधिकार नहीं है क्योंकि मेरे को इस डॉक्यूमेंट ने अधिकार दे दिया। तो इसके अंदर क्या संविधान की मैं बात नहीं करता, क्या कानूनी रूप से क्या उनको अधिकार नहीं है? जब कानून ये अधिकार देता है कि आपकी प्रॉपर्टी पे कोई आ जाए तो ट्रेस पासिंग का अधिकार है, कि ट्रेस पासिंग होगी आपको जेल भी जा सकती है। और अगर सरकार ट्रेस पास करे आपके क्षेत्र में तो क्या वो ट्रेस पासिंग का अधिकार नहीं है? उस पर कोई कानून है कि नहीं है? आ- आदिवासियों को हथियार रखने का समानता का कानून है या नहीं है? देखिए निखिल जी, आपने जो मैं बातें यहाँ पर कही एक है बात वो और बता बातें। दूं कि भारत जो है ना, जो बना है, पहले प्रोविंस थे, प्रोविंस में अंग्रेजों की सरकार चलती थी। लेकिन ये जितनी भी रियासतें भारत में आई है, मैंने डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा है, लेकिन ये रियासतें जहां तक मेरी समझ है, ये रियासतें बाद में अलग भी हो सकती है। ये कोई परपेचुअल नहीं हुई है। यानी इनके कई अधिकार बकाया है। लेकिन जो ये रियासतें कहूंगा, मैं तो इनको आदिवासी रियासतें कहूंगा। इन आदिवासी रियासतों के पास क्या है? वो तो सारी पुरानी अ, रियासतें तो सब बिजनेस में घुस गई। दारू के धंधे कर रहे हैं, होटल्स के धंधे कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में घुसे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर बने हुए हैं। आधी से ज्यादा उनकी पीढ़ी विदेशों में बैठी हुई है। ये हमारे आदिवासी रियासतों का क्या हुआ? क्या निखिल जी, अधिकार है बहुत इनके? सारे आपने सवाल है वो एक पर एक दाग दिए हैं। मैं पहले यानी कि एक तरह से वन बाय वन उनका जवाब देता हूँ। देखिए, बात यह है कि ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट का जो है वो यहाँ पर लंबे समय तक जो है वो शासन रहा। और क्राउन के शासन के दौरान जो है वो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को का जो मॉडल है वो हमने अमेरिका से नहीं बल्कि हमने जो है वो इंग्लैंड से लिया, ब्रिटेन से लिया है।
ये तो बात आ जाती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। अब फिर दूसरी बात आ जाती है कि उनको यानी कि एक तरह से सामंतों को अधिकार थे, और इस प्रकार की वो बात है, वो बात आपकी सही है कि राजा को तो अधिकार थे, लेकिन सामंतों को भी अधिकार थे। और फिर बाद में जैसे जैसे वहां पर डेमोक्रेसी डेवलप होती गई, और जो आज जो जिस मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात कही जाती है वो एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज में ही डेवलप हुई है सर। इस बात को भी हमें यानी कि एक तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लेना चाहिए, ये वास्तविकता है, ये हकीकत है। तीसरी बात, अगली बात ये मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी कंट्री का जो शासन है, किसी भी देश का जो रूल है, शासन है, वो रूल ऑफ लॉ के अनुसार यानी कानून के शासन के अनुसार चलता है। और रूल ऑफ लॉ का यदि वोलेशन होता है, बाबा साहब ने ये कहा है कि चाहे कितना ही बड़ा यानी कि एक तरह से वीर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा गुणी और सभी सर्वगुण संपन्न क्यों ना हो, लेकिन उसमें यानी कि एक तरह से व्यक्ति व्यक्ति को स्थान देने के बजाय जो कानूनी जो व्यवस्था है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसके अनुसार यानी कि एक तरह से देश और जो राष्ट्र है उसका शासन का संचालन है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये बात तो आ जाती। अब रही बात यानी कि एक तरह से आदिवासियों के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार हुआ है, वो किसी ना कि पहले आज के, यदि हम पहले की बात करते हैं, प्राचीन टाइम की बात करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो आप एंशियंट हिस्ट्री में देखेंगे तो एक्चुअल में इस देश के जो मालिक हैं वो ट्राइबल ही थे। बाद में जो विदेशी आए, चाहे वो आर्य के रूप में आए हो, चाहे वो हूण के रूप में आए हो, कुषाणों के रूप में आए हो, या फिर उसके बाद में जो है ये आपके जो है अरब आए हो, तुर्क आए हो, उसके बाद में जो है मुगल आए हो, फिर उसके बाद में आपके जो है ये जो फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज हैं वो आए हों। तो ये जो भी यानी कि एक तरह से विदेशी आए हैं, वो सबसे पहले यानी कि एक तरह से यदि किसी का शोषण उन्होंने किया तो वो ट्राइबल्स का किया है सर। उनको निहत्था किया है धीरे धीरे, यानी कि एक तरह से उनको उनकी जो सत्ता और जो संपत्ति है और जो संसाधन है उनसे धीरे धीरे उनको वंचित किया गया। और फिर उसके बाद में जो ये रहा कि वो किसी ना किसी सत्ता में जो है सैनिक या उनके जो है वो मुलाजिम है वो बनकर रहे, और आज तो स्थिति ये हो गई कि उनकी स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो गई है। तो मैं, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि उनको अपनी सुरक्षा करने का अधिकार नहीं है। देखिए, संविधान भी हमें इस बात की गारंटी देता है कि यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर हथियार से हमला करता है, यदि आपकी कोई जान माल को यदि हानि पहुंचाता है, तो आपको अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। मैं इस बात के ऊपर यानी कि एक तरह से पूरी तरह से सहमत हूं। और यदि ऐसी स्थिति है कि ट्राइबल्स को उनके हक और अधिकार की रक्षा के रक्षार्थ या उनकी सेल्फ डिफेंस के लिए, स्वयं सुरक्षा के लिए यदि हथियार मुहैया करवाना जरूरी हो, तो निश्चित रूप से यानी कि एक तरह से इस संदर्भ में सरकारों को जो है, केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को जो है वो बिल पारित करना चाहिए, और उनको जो है एक कंसेशन के साथ में, या जो एक बहुत नॉमिनल जो रेट है उसमें उनको इस प्रकार के सेल्फ डिफेंस के और सुरक्षा के जो है वो उपकरण है, या जो है इस प्रकार के जो साधन है उनको उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया इस बात का भी समर्थन करती है, लेकिन अपने आप में ये कानून के दायरे में होना चाहिए, युक्ति संगत होना चाहिए। और संविधान के दायरे में अगर नहीं रहेगा तो फिर उसके बाद में देश में अराजकता फैल जाएगी, और उसका परिणाम आप जानते हैं निखिल जी, कि जिस देश में अराजकता फैल जाती है तो ना तो यानी कि एक तरह से वहां पर वो देश नहीं नहीं, सुरक्षित रह मैं ये पाता कह है, रहा और हूं, ना मैं ही ये उस कह देश रहा की हूं, ये जो अराजकता की आपने बात कही और डॉक्टर अंबेडकर जी का संबंध दिया, डॉक्टर अंबेडकर जी का संबंध देते हुए आपने कहा कि इंडिविजुअल के ऊपर देश होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ये भी कहते हैं कि देश ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इंडिविजुअल को या माइनॉरिटी को दबा दे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने फंडामेंटल राइट जो बताए हैं, मैं सब दर्शकों को बताऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने समझाया जो फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है संविधान में, वो क्या है। वो कहते हैं फंडामेंटल राइट का सबसे मेन जो उसका मतलब है वो यही है कि मेजोरिटी किसी भी तरह से माइनॉरिटी को नहीं दबा सकती। दूसरी बात, जहां आपने हथियारों की जो उनकी जो सुरक्षा की बात करी है संवैधानिक रूप से, यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है ना कि संविधान आकर ही जो है ना, वो संविधान का नाम लेकर ये कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं कि उनको उनको तो क्या, किसी को भी हत्या, अगर कानून सही हो, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस पे ये भी बोला है। आपने अराजकता की बात करी, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये भी कहा था अराजकता, उन्होंने ये भी कहा मैं भी अराजकता फैलाऊंगा अगर तुमने बात नहीं मानी तो, अगर तुमने संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से नहीं उठाया अगर। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप एक ओपरेस्ट क्लास को, दबी हुई क्लास को, दबे हुए वर्ग को दबाते रहोगे तो अराजकता तो फैलेगी फैलेगी। तो ये तो जिम्मेवारी उनकी है ना, जो सरकार चला रहे इतने समय से।
नहीं, वो बात आपकी सही है, मैं उस बात के लिए डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने यानी कि एक तरह से बाबा साहब की उन बातों को भी यानी कि एक तरह से कोट करते हुए कहा कि जब तक हमें यानी कि एक तरह से उस एक्सट्रीम पोजीशन में तभी जाना चाहिए जब जब हमारे पास में दूसरे विकल्प उपलब्ध हों। तो हम जो जब हमारे पास नहीं, में और बहुत सारे एक्सट्रीम विकल्प हैं। पोजीशन क्या होगी आप बताइए। मैं दिल्ली में देखता हूँ, वो दूर ऊपर 25वें माले पे एक आदिवासी बैठ के लटक के पेंट कर रहा होता है। मैंने मेट्रो बनती हुई देखी, वो गड्ढा खोदने बेचारा आदिवासी आता है, वो मेट्रो का काम कर रहा है, आते हैं चले जाते हैं, दो पैसे कमा लेते हैं। वहां देखते हैं उनके जंगलों के अंदर जाते हैं, जंगल भी काट लिए, रेत भी निकाल ली, कोयला भी निकाल लिया, और कितनी एक्सट्रीम। डाटा बता दूं, डाटा अगर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से चलता हो तो सरकार का डाटा है सबसे गरीब जो है ना वो आदिवासी समुदाय है। और कितनी एक्सट्रीम में, और कितनी एक्सट्रीम में जाएंगे। दुनिया के अंदर देखिए कहाँ है मैं लोग, मैं कह रहा हूँ अरब देशों को देखो जहां से जहां से तेल निकल रहा है, आप उनसे इन आदिवासी समुदाय को कंपेयर करो, क्या हालात है और कितनी एक्सट्रीम में जाएंगे। क्या यही गाते रहेंगे हाँ नहीं, एक्सट्रीम ये एक्सट्रीम बात एक्सट्रीम। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि वाकई में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि केवल और केवल 20% भी यदि आदिवासी को जो शेयर है वो फिक्स किया जाता है, तो आज आदिवासियों पे 200 ये से बाध्यता 250 तो नहीं है लाख ना कि वो करोड़ का भारत जो है सरकार के साथ मालिक ही है वो चले। आदिवासी बनता है सर। आदिवासियों पे ये बाध्यता तो नहीं है ना कि वो भारत सरकार के साथ ही चले। आज अगर जाके यूक्रेन अपने संसाधनों के लिए अमेरिका या यूरोप से हाथ मिला सकता है, क्या आदिवासी किसी और देश से हाथ नहीं मिला सकते। उन पे तो कोई बाध्यता तो नहीं है नहीं ना। आपके नहीं, कहने देखिए से ये तो संविधान हमने लिख दिया आदि और संविधान में हो गया, आदिवासियों को और 20 लोगों ने आदिवासियों संविधान को पे साइन दूसरे कर दिए, देश से 50 लोगों ने। ऐसी तो कोई बाध्यता तो नहीं है देखिए, ना। नहीं वो तो देखिए सर, एक देश और इंडिविजुअल के बीच में तो यानी कि एक तरह से फर्क होता है। जो कंट्रीज हैं वो आपस में यानी कि एक तरह से इंटरनेशनल रिलेशन के तहत आपस में एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये अपने आप में यानी कि एक तरह नहीं, से हमारा मिला सकते हैं। इंटरनल मैटर सुभाष है, चंद्र इंटरनल बोस ने इंटरनल हिटलर से मैटर हाथ को। मिलाया, जापान से हाथ मिलाया। अगर शासन सही नहीं था, शासन किसी का भी हो सकता है, चाहे गोरों का हो सकता है चाहे काले गोरों का हो सकता है। अगर शासन नहीं है नहीं, तो वो बात आपकी लोकतंत्र तो है ठीक है। ना। नहीं, देखिए संवैधानिक व्यवस्था में तो देखो प्रोविजन तो ये भी है निखिल जी। खैर आज का टॉपिक ये नहीं है, इसके ऊपर हम और दोबारा भी यानी कि एक तरह जो डिस्कस डिबेट हो वो कर सकते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो टूट जो हमारा वो छूट जाएगा। मैं कुछ बातें और बताना चाहूंगा। मैं अपेक्षा कर रहा था कि क्या संविधान में ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जो छूट गए हैं आदिवासियों के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं वो जो संविधान में एक्चुअल में यानी कि एक तरह से जो है वो रह गए हैं। एक तो मैं ये बात बताना चाहूंगा कि आदिवासी जो है वो अपने आप में कास्ट नहीं है सर, जो है वो आदिवासी अपने आप में क्लास है। क्योंकि आदिवासियों में जो जो मतलब एक तरह से जो उनकी जो कल्चर है, वो कल्चर कभी भी यानी कि एक तरह से जाति और जो है ना ये गोत्र और इनके जो बंधन है उनमें यानी कि एक तरह से बंद कर है वो नहीं रही है। आदिवासी अपने आप में यानी कि एक तरह से एक आदिवासी, और आपने देखा होगा कि मानव मानव एक समान, आदिवासी एक समान, मतलब इस प्रकार से एक जो नारा है वो जो चला था, तो आदिवासियों में यानी कि एक तरह से किसी प्रकार का कोई जाति भेद नहीं है वहां पर। और वहां पर यानी कि एक तरह से जातीयता के आधार पर किसी प्रकार का यानी कि एक तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन है उनके बीच में होता भी नहीं है। लेकिन भारत के संविधान में उनको जो है वो एक वर्ड जो है, जो जिस समय संविधान जब बन रहा था और संविधान बनने के दौरान जो जयपाल सिंह मुंडा, जो झारखंड से, वर्तमान उस समय बिहार था, आज जो है वो झारखंड है, तो जयपाल सिंह मुंडा जी ने जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कहा था कि आप इनके लिए जो है इंडिजीनियस पीपल्स का जो है वो प्रोविजन है वो संविधान में कीजिए। तो आज यानी कि एक तरह से जो आदिवासियों के लिए जो अनुसूचित जनजाति का प्रयोग है वो किया गया है संविधान में, तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एक तरह से उनको जाति में यानी कि एक तरह से बांट दिया गया, जबकि वास्तव में उनके लिए इंडिजीनियस पीपल्स या जो है ना एबोरिजिनल जो शब्द है वो इनका यूज है वो होना चाहिए था। एक तो ये जो कमी है वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान में रहेगी, और इसी का नहीं फायदा नहीं, इसमें उठाकर आपको पता है, और भारत सरकार। आपको पता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो प्रोविजन भी है, वो संविधान जब बना रहे थे बाबा साहब जी की सुनते ही नहीं थे। वो भी जो है ना नहीं, संविधान में इतने मैं इतने साल तक बहस चली, उसमें नहीं डला। SC ST का प्रोविजन भी बाद में डला है। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल बैकवर्ड क्लासेस का तो डाला ही नहीं था उन्होंने, तब भी नहीं डाला था। बाबा साहब ने यूनाइटेड नेशन को लेटर लिख रहे थे, फिर वो रुक गए इनके विश्वास पे, कांग्रेस के विश्वास पे। नहीं, कांग्रेस धोखा ये दे रही जो थी वर्ड है लगातार, वो ये मूल तो संविधान कांग्रेस ने का। धोखा दिया है। आपने तो एकदम से ऐसा कह दिया ना कि उन्होंने बाबा साहब का बोला। वो बाबा साहब की कांग्रेस की मान ही नहीं रहे थे ना।
जो अपर नहीं, कास्ट हिंदू वो बात लॉबी है सही वो है, मान ही नहीं रही बाबा मैं साहब। ये बात नहीं कह रहा हूं कि बाबा साहब ने जो है वो प्रोविजन करने का प्रयास नहीं किया होगा, बिल्कुल डेफिनेट किया होगा, लेकिन एक्चुअल में एक अकेला व्यक्ति है, वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये संविधान में यानी कि एक तरह से ही कमी रह गई है, तो इसको संविधान में इनकारपोरेट करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि संविधान के दौरान ही जो है वो जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1948 में हो चुका था, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें ये अस्तित्व में आ गया था। और उसी में जो है मानव अधिकारों का जो प्रोविजन है, आज सबसे ज्यादा यदि वोलेशन मानव अधिकारों का कहीं पर होता है तो भारत में होता है सर। और संविधान में आज भी मानव अधिकारों को इनकारपोरेट नहीं किया गया। तो ये जो संविधान में जो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स हैं खैर, हम उनको तो यानी कि संविधान एक की तरह से बात कर रहे इनकारपोरेट हैं। बाबा साहब ने कर दिया। निषाद कौन है लेकिन महाभारत के? बाद में जिनका महाभारत में डेवलपमेंट हुआ, निषाद कौन है? वनवासी महाभारत के कौन है? ये हजारों सालों से इनका शोषण कर रहे हैं, आज से थोड़ी ना कर रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल निखिल जी, मैं जो आपको जो बात बताने जा रहा हूँ आप थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस कीजिए। एक्चुअल में क्या है कि जो जो मतलब एक तरह से ये इनके लिए जो प्रोविजन जो संविधान में जो सेकंड और थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स का बाबा साहब ये जो डेवलपमेंट बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद में हुआ है, लेकिन वो संविधान में अब तक भी इनकारपोरेट नहीं हुआ ना। तो इनके लिए भी यानी कि एक तरह से हमने जो बिल है वो बनाया है कि सेकेंड और थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स हैं वो संविधान में इनकारपोरेट होने चाहिए। इनके अलावा जो ट्राइबल्स के लिए और दूसरे अन्य जो प्रोविजंस हैं जो मैंने अभी आपको बताया था वो भी जो है वो लागू होने चाहिए। और इतना ही नहीं, बल्कि जो ट्राइबल्स के साथ में जैसे एससी और एसटी के साथ में एट्रोसिटीज होती है, तो एट्रोसिटीज को रोकने के लिए यानी कि एक तरह से अभी एट प्रेजेंट जो मैकेनिज्म है वो पर्याप्त नहीं है। आज एक व्यक्ति की यदि एट्रोसिटी करने के दौरान जो है उसको शारीरिक और मानसिक रूप से हानि पहुंचाई जाती है, यदि उसकी मृत्यु भी हो जाए तो भारत सरकार की ओर से केवल जो है 8.5 लाख रुपए मिलते हैं। क्या एक मनुष्य की जो कीमत है उसके जीवन की कीमत क्या 8.5 लाख रुपए है? तो क्यों ना इस प्रकार का यानी कि एक तरह से संविधान में प्रोविजन हो कि जिस व्यक्ति ने यानी कि एक तरह से जो भी जघन्य कृत्य किया है, चाहे उसको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, चाहे उसने उसकी हत्या की है, तो उसकी संपत्ति में से यानी उसका एक फेयर जो है वो कैलकुलेशन किया जाना चाहिए कि ये व्यक्ति है वो अपने जीवन काल में कितने पैसे जो है वो कमा सकता था और अपने परिवार को किस प्रकार से अपने आप में फाइनेंशियली और जो है मेंटली साइकोलॉजिकली जो है वो सपोर्ट कर सकता था, उसका एक कैलकुलेशन होना चाहिए। और उसकी संपत्ति में से यानी कि एक तरह से वो जो पैसा है वो उसको जो है रिकवर करना चाहिए। और जितनी संपत्ति यदि उसकी कम पड़ जाए तो फिर उसके बाद में वो जो पैसा है वो भारत सरकार के द्वारा मिलाकर और वो कंपेंसेशन है वो दिया जाना चाहिए। ये प्रोविजन भी हमने जो है वो हमारे इस जो लॉ है उसमें हमने किया है। तो ये जो प्रोविजन है वो आदिवासियों के संदर्भ में हमने हमारे चार्टर और हमारे जो ये जो बिल हैं जो संसद को हमने भेजे हैं उसमें हमने इन बातों का प्रोविजन मैंने किया है हमने जो। तो ये बातें हैं, मैं आपको जो है वो आज के संदर्भ में विशेष रूप से बताना चाह रहा था जो। तो मित्रों, ये थे मेरे साथ डॉक्टर दशरथ हिंगूनिया जी, राजस्थान से, जो अम्बेडकर पार्टी ऑफ राजस्थान के राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये एक सत्य है, पुरुलिया का जो कांड हुआ था, पुरुलिया में हथियार गिराए गए थे। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि भारत में स्वतंत्रता से पहले साम्यवाद आंदोलन चल रहा है। लेकिन इसका कारण क्या है, इस बात को हमें समझना है। हम लोग शहरों में बैठे हैं, हमारे पास जो बिजली आ रही है ये उस कोयले से आती है जो आदिवासी क्षेत्र से निकाला जाता है। जब हम उनके क्षेत्र से कोयला निकालते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकार जाकर वो कोयला निकालती है, लेकिन उसका कितना मुआवजा उनको दिया जाता है, ये बात हमें सोचने की जरूरत है। हम शहरों के अंदर मार्बल लगाते हैं, ये उनके क्षेत्रों से आते हैं। इतनी कई चीजें जो है वो उनके क्षेत्रों से आ रही है। हम उनको शिक्षा नहीं दे पा रहे, हम उनको आज तक अपनी जो मुख्य धारा जिसे हम कहते हैं, नई जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स हैं उनके अंदर शामिल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, ये सोचने का विषय है। अराजकता कहने को बुरी होती है, लेकिन यदि निरंतर निरंतर, और ये कानून भी कहता है कि अगर कोई आपको निरंतर मारता जाए मारता जाए मारता जाए तो आपके को अधिकार है। और यदि ये अधिकार व्यक्तिगत रूप से है तो ये अधिकार सांस्कृतिक रूप से भी है, और ये अधिकार आपको भौगोलिक या फिर वर्गीय रूप से भी है। आप सोचिए, जो लोग जिस क्षेत्र में हजारों सालों से रह रहे हैं,
अगर उनके क्षेत्र से हमें कुछ लेना है तो उन्हें प्रॉपर देना तो चाहिए ना। ये तो एक सिंपल लॉजिक है। पेपर पे कई चीजें बना दी जाती हैं, जैसे बताया डॉक्टर दशरथ हिंगोलिया जी ने कि वो जो एक आपने बताया कि वो पेपर पे है, लेकिन डायरेक्ट उनको नहीं जाता, उसके लिए एक अलग बॉडी बना दी जाती है। वो बॉडी कहाँ खर्च कर देती है वो पता ही नहीं। रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का भी ठीक से लागू नहीं किया जाता। उनके क्षेत्रों से जब सब चीजें आ सकती है और हमें मिल सकती है, तो हमारे क्षेत्रों की सुविधाएं उनको क्यों नहीं मिल सकती। मैं तो इसका सीधा कंपैरिजन दो क्षेत्रों से करूंगा, अरब क्षेत्र जहां से तेल निकलता है, और यूक्रेन जहां पे खनिज है। आज देखिए यूक्रेन के लिए कितना बड़ा युद्ध चल रहा है, अरब देश कितने अमीर हैं, तो हमारे देश के आदिवासी क्यों गरीब है, हमारे देश के आदिवासी क्यों पिछड़े हुए रह गए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है, और खास करके उच्च वर्गीय या उच्च जाति के हिंदुओं से, कि आपको ये सोचना है कि आप उनको हिंदू कहना चाहते हो, लेकिन वो हिंदू धर्म में कैसा अंग रहे, वो ऐसा अंग रहे कि आपने उनको अपनी नगर व्यवस्था में नहीं आने दिया, आपने उनको जंगलों में छोड़ दिया। जी सर। मैं एक बात और कहना चाहूंगा इसी के साथ साथ में। निखिल जी, इंडिया इज ए रिच कंट्री विद पुअर पीपल। यानी भारत जो है वो गरीब लोगों का एक अमीर देश है। और इतनी धन संपदा और संसाधन होने के बावजूद यहाँ के सिस्टम के द्वारा और यहाँ की व्यवस्था के द्वारा और यहाँ की यानी कि एक तरह से ये जो बीएसओ है, ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑर्डर कहना चाहिए इसको, या फिर यहाँ की जो जातिवादी और जो मनुवादी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के द्वारा इस देश को और यहाँ के लोगों को जो है वो गरीब और कमजोर जो है बनाए रखने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। इसीलिए यहाँ पर जो भी योजनाएं बनती है वो अल्पसंख्यक वर्गों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बनती है, ना कि बहुसंख्यक यहाँ के जो लोग हैं उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए योजना न तो बनाई जाती है, और यदि बन भी जाती है तो उनको उस रूप में लागू भी नहीं किया जाता है। और यही जो भेदभाव और जो उत्पीड़न जो है वो अपने आप में यानी कि एक तरह से आदिवासियों के साथ में होता है। ऐसा ही जो उत्पीड़न है और भेदभाव है वो अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ में होता है। और वही जो भेदभाव और उत्पीड़न है वो जो ओबीसी वर्ग के जो पिछड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ में भी इस प्रकार के यानी कि एक तरह से भेदभाव और उत्पीड़न होता है। अब यदि इस भेदभाव और उत्पीड़न को रोकना है, हटाना है, तो इस देश की जनता को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को, यहाँ के ओबीसी वर्ग के लोगों को, यहाँ के माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को है वो समझना होगा। और जो शासन सत्ता की जो बागडोर है वो उन लोगों को जो है उनके हाथ से छीनकर और अपने हाथ में लेना होगा। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन यानी कि एक तरह से इस देश की बागडोर अच्छे लोगों के हाथ में आएगी, यहाँ के यानी कि एक तरह से जो अम्बेडकराइट लोग हैं या फिर जो है जो संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले जो लोग हैं उनके हाथ में होगी, निश्चित रूप से हम 10 साल में जो है बहुत बड़ी जो इकोनॉमी बन जाएंगे। हम 10-20 साल के अंदर अंदर जो है वो चाइना और अमेरिका जैसी जो कंट्रीज हैं उनको सुपरसीड कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है ये इस देश का कि ठीक जो है, मैं है वो कम है शासन तो सत्ता मैं को है रोकना वो इन पड़ेगा लोगों के आपको, हाथ में नहीं सही है। कह रहे हैं। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर दशरथ हिंगोलिया जी। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तकें लेनी हो तो। मोबाइल नंबर है 8527533051, और हमारी वेबसाइट भी है nspmart.com। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद दशरथ हिंगोलिया जी आपका इस कार्यक्रम पे आने के धन्यवाद लिए। जय भीम, निखिल। जय भारत, जय जुहार। जय भीम, जय भारत।